गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, इस एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन से आप फिजिक्स में जो बच्चे नॉन मेडिकल से पढ़ रहे हैं वो तो परिचित हैं ही, क्योंकि 11th क्लास में भी आप इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम 12th में मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है और इसका क्या यूज़ है हमारे मैथमेटिक्स पढ़ने में, दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ने में, और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग हमें मिलता है, वो हम यहाँ देखना चाहें। इंटीग्रेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंटीग्रेट इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन में जहां हम चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, इंटीग्रेशन इसकी आप एक रिवर्स प्रोसेस समझ सकते हैं, जहां हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा आकार देते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमें किसी सिमेट्रिक फिगर का एरिया फाउंड करना है तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूले हैं या हम फॉर्मूले बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में कोई इस तरीके का फंक्शन है जो इर्रेगुलर है और उसके एरिया जो बाउंडेड है वो फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हम ये कर्व लें y = fx और इस y = fx से और x एक्सिस से बाउंड एरिया मुझे फाइंड करना है x = a और x = b के बीच में, तो फिर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके बिना ये जो एरिया फाइंड हम करेंगे बड़ा लेंदी वर्क हो जाएगा और एक्यूरेट भी हम उसको नहीं फाइंड कर पाएंगे। अभी हमारे पास क्या रास्ता हो सकता है? अभी तो हमारे पास रास्ता हो सकता है कि हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट लें और उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया हम फाइंड करें और उन सब का इंटीग्रेशन यानी इकट्ठा कर दें। लेकिन उसमें भी कुछ एक्यूरेसी कम रहेगी। इसके लिए इंटीग्रेशन की हमें आवश्यकता पड़ी। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी इंटीग्रेशन पढ़ने की वो यही थी कि जो इर्रेगुलर शेप्स हैं उनका एरिया हम फाइंड कर सकें। इंटीग्रेशन की ज़रूरत मैथमेटिक्स में ही नहीं पड़ती, फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन है क्या? आपने ये पढ़ा कि अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ fx, मैंने किसी फंक्शन को लिया किसी पर्टिकुलर इंटरवल में और उसका डेरिवेटिव मुझे मिला gx। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम हो तो क्या ओरिजिनल फंक्शन भी मालूम किया जा सकता है? जैसे इस केस में अगर मुझे gx गिवन है तो क्या मैं ये मालूम कर सकता हूं कि ये gx किसका डेरिवेटिव है? यानी कि ये जो फंक्शन fx को हम अगर प्राप्त कर पाएं तो ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो किसी दिए हुए डेरिवेटिव से फंक्शन को प्राप्त कर लेना, ये प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की हेल्प से शुरू करेंगे।
आपने x रेज़ टू पावर n के डिफरेंशिएशन को पढ़ना शुरू किया था। आपने देखा डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n कितना होगा, ये होगा n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। जैसा कि अभी हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि n इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हम करें x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का, तो ये x रेज़ टू पावर n ओवर n लिख सकते हैं। ये जब x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का मैंने इंटीग्रेशन लिखा है तो वो मुझे मिला x रेज़ टू पावर n ओवर n। तो यहाँ जो ऑब्जर्व मैंने किया वो ये देखा कि जो पावर थी n माइनस 1 इंटीग्रेट होते समय एक पावर इंक्रीज हो गई, और जो पावर इंक्रीज हुई उसी से हमने इसको डिवाइड भी किया। तो इस कारण से हम इंटीग्रेशन अगर फॉर्मूला ही बनाना है तो x रेज़ टू पावर n को हम क्या लिख पाएंगे, ये x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन हम लिख पाएंगे x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था, सिंबल था, वो हम जानते थे। इंटीग्रेशन को हम किस सिंबल से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम ऐसा एक सिंबल यूज करते हैं जो कुछ कुछ s से मिलता जुलता है, और हम लिखते हैं, अगर मुझे f(x) का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो f(x) dx, और ये जो साइन है ये हम साइन लगा देते हैं, और इसका मतलब है कि मैं अब f(x) का इंटीग्रल फाइंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसका अपना क्या मीनिंग है। यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो f(x) है, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेंड। x यहां पर है वेरिएबल, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये पूरा f(x) dx इसको कहते हैं इंटीग्रल। किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लिखना सीख लिया। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूं। आप x² का, या पहले 2x का इंटीग्रेशन हम फाइंड करना चाहेंगे, या उससे पहले हम x² का डिफरेंशिएशन देख लें। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x² का डिफरेंशिएशन 2x होता। इसका मीनिंग हुआ कि 2x का जो इंटीग्रेशन है, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे 2x dx, ये होगा x²। अब एक और फंक्शन लेते हैं, जैसे dy/dx डिफरेंशिएशन हम फाइंड करते हैं x² प्लस 3 का। तो x² प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x होगा।
क्योंकि 3 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। और इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि 2x का जो इंटीग्रेशन है वो x² + 3 होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम x² + 4 का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो 2x आएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन तो x² + 4 भी हो सकता है। तो इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि 2x dx का इंटीग्रेशन कोई यूनिक फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएशन में तो हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो वो यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब 2x का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो x² आ रहा है। अगर x² + 3 का डिफरेंशिएशन देखा तो 2x आ रहा है, यानी 2x का इंटीग्रेशन x² + 3 भी हो सकता है। तो ये जो अनिश्चितता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट जब भी डिफरेंशिएट किया जाता है वो 0 हो जाता है। तो जब भी किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कुछ निश्चित रूप से पता नहीं रहता कि उसका यूनिक आंसर क्या होगा। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हमें फंक्शन मिलता है उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मुझे 2x का इंटीग्रेशन लिखना होगा तो मैं 2x का इंटीग्रेशन खाली x² ना लिखूं, मैं 2x का इंटीग्रेशन x² + c करके लिख देता हूं। यहां जो c है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे जैसे c की वैल्यूज हम चेंज करते जाते हैं, हमें किसी भी दिए हुए इंटीग्रल के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं और ये सारे फंक्शंस मिलकर एक फैमिली ऑफ कर्व्स बना देते हैं। जैसे मैं अगर इसी की बात करूं 2x के इंटीग्रेशन की ही, तो ये x² आ रहा है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो y = x² का ग्राफ कुछ इस तरीके का। अगर यहां पर c की जगह मैं 1 ले लेता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये y = x² + 1 का ग्राफ होगा। इसी तरह से y = x² + 2 का ग्राफ होगा अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लेता हूं। अगर c की वैल्यू मैं -1 ले लूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये y = x² - 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जब जब हम c की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे हमें एक दूसरे के पैरेलल डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स होंगे। इन कर्व्स की भी एक खास बात होगी कि ये जो कर्व्स हम लेंगे, इन कर्व्स के ऊपर अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, जैसे मान लेता हूं मैं x = a, एक लाइन ले लेता हूं, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये लाइन हर कर्व को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। यहां पर आप जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो सारी टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। तो यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे पूरी एक फैमिली मिलती है कर्व्स की जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब बात हम करते हैं कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो वो फॉर्मूले हम खुद बनाएंगे भी। सबसे पहले हम x रेज़ टू पावर n से ही शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सिंबल से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो पहला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि x रेज़ टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब कभी भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें। ये जो x रेज़ टू पावर n के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, ये n की हर वैल्यू के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इक्वल टू -1। n की वैल्यू अगर -1 है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आप देख सकते हैं। अगर मैंने n की जगह -1 यूज करा होता और यही फॉर्मूला अगर मैं रखता तो मुझे मिलता x रेज़ टू पावर -1 प्लस 1 यानी 0 और -1 प्लस 1 ये 0, यानी मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ता 1 को, जो कि डिफाइन नहीं होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। अब n इक्वल टू अगर -1 की सिचुएशन आ जाए तो फिर इंटीग्रेशन क्या हो, ये भी अब हमें सोचना पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है। तो इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि हमने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, इसका मीनिंग हुआ कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x होगा। 1/x वही केस है जब n की वैल्यू यहां पर -1 है। तो दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन के हम लिखते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c होगा। अब इसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, हम उन्हीं का इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी शुरुआत में डिराइव करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हमने पढ़े थे। a रेज़ टू पावर x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो ये डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर x इंटू लॉग a, और इसका मीनिंग हुआ कि a रेज़ टू पावर x log a का इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x होना चाहिए। तो यानी a रेज़ टू पावर, क्योंकि log ऑफ a तो कांस्टेंट है, तो log ऑफ a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax के साथ में, तो हमें मिलेगा a रेज़ टू पावर x। यानी कि अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा a रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय log a। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमें ऐड करना ही है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x का, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हमने देखा था e रेज़ टू पावर x ही होता है, और इस कारण से हम e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x ही होगा। अब इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की हेल्प से इंटीग्रेशंस फाइंड करें। तो शुरू करते हैं साइन x से। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसका मीनिंग हुआ कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होना चाहिए। cos x के डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और इसी कारण से हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos x
जब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस कॉस एक्स। तो इसी को हम अपनी लिस्ट में भी ऐड कर लें। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसके अलावा हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था टेंजेंट एक्स का। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट एक्स। और इसी के अनुरूप हमने ये भी पढ़ा कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और इसीलिए कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। तो दो इंटीग्रल्स हम और ऐड करते हैं हमारे लिस्ट में। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। इसी तरीके से कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। अब दो इंटीग्रेशंस और रहते हैं हमारे। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ते समय सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो सीकेंड एक्स। और बिल्कुल इसी तरीके से कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी हम लिख सकते हैं, जो कि माइनस कोसिकेंड एक्स होगा। तो दो फॉर्मूले हम और ऐड कर पाएंगे अपने लिस्ट में। 9th फॉर्मूला होगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और उसके बाद में कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स। ये शुरू में हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब अंत में हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इस कारण से हम कह पाएंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो ये फॉर्मूले भी हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो अगला जो फॉर्मूला हमारा बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये साइन इनवर्स एक्स होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इंटीग्रेशन करने के लिए शुरुआत में जो फॉर्मूले हमारे लिए ज़रूरी हैं उन सब की आज लिस्टिंग की। ये सब फॉर्मूले आप याद रखें, जिससे हम कल से
जब इंटीग्रेशन शुरू करें तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और इन फार्मूलेज को मेमोराइज करने में भी आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनके डेरिवेटिव से आप पूर्व परिचित हैं। तो आज का दिन हम इसलिए रख रहे हैं जिससे कि आप इनको याद कर सकें। कल से हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।